सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पर्वत प्रदेश में पावस कविता की आगे की पंक्तियां पढ़ना शुरू करेंगे। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्जर। गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्च आकांक्षाओं से तरुवर, है जांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुश चिंता पर। गिरि अर्थात पर्वत, गौरव अर्थात यश, मद अर्थात मस्ती या आनंद, निर्जर अर्थात झरना, उर अर्थात हृदय, उच्च आकांक्षा अर्थात ऊंचा उठने की कामना या इच्छा, तरुवर अर्थात बड़े वृक्ष, नीरव अर्थात चुपचाप, अटल अर्थात स्थिर। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। कवि कहते हैं कि जो पहाड़ हैं उनके गौरव का, उनके यश का गुणगान कौन कर रहे हैं? झरझर की ध्वनि के साथ झरने कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो झरने हैं वो मस्ती से नस नस में प्रसन्नता उत्पन्न कर देते हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं जाग भरे निर्जर। कवि कहता है कि जो झरने हैं वो मोती की लड़ियों की तरह सुंदर लग रहे हैं। जैसे मोती की लड़ियां सुंदर होती हैं, वैसे ही जब झरने गिर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मोती ही लड़ियों के रूप में गिर रहे हैं। अर्थात जाग से भरे हुए झरने मोती की लड़ियों के समान सुंदर लग रहे हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्च आकांक्षाओं से तरुवर। बच्चों, गिरिवर पहाड़ को कहा जाता है। पहाड़ के उर से, पहाड़ के हृदय से उठ उठकर जो पेड़ हैं वो और भी ऊंचा उठने की कामना कर रहे हैं, वो और भी ऊंचा उठने की इच्छा रखते हैं। है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुश चिंता पर। कवि कहते हैं कि वो पेड़ जो पहाड़ के हृदय पर उगे हुए हैं वो नीरव नभ यानी शांत आकाश की ओर झांक रहे हैं। वो किस तरह झांक रहे हैं? अनिमेष यानी एक टक दृष्टि से, अटल कुश चिंता पर। ऐसा लग रहा है कि वो अटल हैं, स्थिर हैं और कुछ चिंता में मगन है, कुछ सोच रहे हैं। इन पंक्तियों में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है, खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, झरझर, नस नस और उठ उठ में पूर्णोक्ति प्रकाश अलंकार है, झरते झाग और अनिमेष अटल में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, मोती की लड़ियों से सुंदर और उच्च आकांक्षाओं से तरुवर में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगली पंक्तियों में कवि कहते हैं, उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। दंस गे धारा में सभ्य शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अपार अर्थात बड़े बड़े, पर अर्थात पंख, रव अर्थात आवाज, शेष अर्थात बाकी, अंबर अर्थात आकाश, सभ्य अर्थात डरकर, शाल एक प्रकार का वृक्ष होता है, ताल अर्थात सरोवर, जलदयान अर्थात बादल रूपी यान, इंद्रजाल अर्थात जादू के खेल। उड़ गया अचानक लो भूधर। भू अर्थात धरती, दर होता है धारण किया हुआ। धरती ने जिसे धारण किया हुआ है वो है पहाड़, इसलिए बच्चों पहाड़ को भूधर कहा जाता है। फड़का अपार पारद के पर। पारद के पर यानी पारे के समान धुंधले या चमकीले पंख। कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो पहाड़ हैं वो अचानक से कहीं उड़ गए हैं या गायब हो गए हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जो धुंध है वो बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि पहाड़ कहीं उड़ गए हैं। रवशेष रह गए हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। कवि कहते हैं जब ऐसा लग रहा था
कि पहाड़ जो हैं वो कहीं गायब हो गए हैं, तो वहाँ केवल झरनों की आवाज़ रह गई थी और ऐसा लग रहा था कि धरती पर आकाश आ गया है। 10 गे धरा में सभ्य शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि जो शाल के वृक्ष हैं वो डर के कारण धरती में धंस गए हैं, और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो तालाब है वो भी जल गया है और वहां से धुआं निकल रहा है। यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। कवि कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि जलद यान यानी बादल रूपी विमान में घूमने के लिए इंद्र आए हैं और वहां वो अपना जादू दिखा रहे हैं। इन पंक्तियों में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। विचर विचर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग हुआ है। चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कविता समझ आई होगी।